हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025-26 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, उस प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों हाल ही में एसएससी जीडी 2024-25 का एग्जाम हुआ था। उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि जो एसएससी जीडी का पैटर्न रहा है वो दोस्तों कैसा रहा है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर दोस्तों आप भी करना चाहते हैं एसएससी जीडी कर्मा बैच से अपनी तैयारी, तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये बैच मिलने वाला है, जो कि दोस्तों RWA का रहने वाला है। अगर आपको दोस्तों एसएससी जीडी कर्मा बैच चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये बैच मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको बैच चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों मैसेज करें। दोस्तों कंप्लीट बैच आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये दोस्तों जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिन्होंने दोस्तों कार्यकाल अपना 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण, 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को अपने ऑफिस में ही हुई थी। यानी दोस्तों भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु दोस्तों उनके कार्यकाल के समय ही हुई थी। यानी दोस्तों जब वो अपने पद पर ही थे तो उनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूरी उम्मीद है दोस्तों आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मछलीपट्टनम या दोस्तों मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने प्रसिद्ध दोस्तों किस काम के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों कलमकारी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम कलमकारी भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह हस्तकला आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भारत में कलमकारी दो प्रमुख रूप में विकसित है, मछलीपट्टनम कलमकारी तथा श्री कलाहस्ती कलमकारी। मछलीपट्टनम कलमकारी में मुख्य रूप से पादपों रंगों उपयोग लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है। यह हस्तकला मुगल काल के समय से भारत में प्रचलित है। भारत के साथ साथ यह कला ईरान में भी प्रचलित है। तो दोस्तों यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो वो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया। इसमें भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा विशेष बल, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल ने एक कृत्रिम वातावरण में एक साथ भागीदारी की। अभ्यास में हवाई संचालन, एयर ऑपरेशंस इन द एयर, सटीक हमले, बंधक बचाओ, आतंकवाद विरोधी अभियान, युद्ध मुक्त पतन और शहरी युद्ध परिदृश्य शामिल थे, जिसमें यथार्थवादी परिस्थितियों में बलों की युद्ध तत्परता को परखा गया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से यही बनेगा कि जो डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास था ये कहाँ पर किया गया था, तो ये दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में आयोजित दोस्तों किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। दोस्तों इनमें से कौन सी विशेषता हमने दोस्तों यूके के संविधान से ग्रहण की है। तो दोस्तों समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोस्तों हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये हमने रूस के संविधान से दोस्तों ग्रहण किए हैं। वहीं दोस्तों बात करें एकल नागरिकता की, तो ये दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने की अनुमति देता है। यानी दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की जो भारतीय वो नागरिकता है, अगर वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो दोस्तों उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो दोस्तों यहाँ पर खो दी जाएगी। इसलिए दोस्तों भारत में केवल एक नागरिकता है दोस्तों, यानी भारत के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी और देश का नागरिक बनता है तो दोस्तों स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता दोस्तों छीन ली जाएगी। भारत के संविधान में भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता से संबंधित उल्लेख है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाता है कि भाग 2 का संबंध किससे है, तो दोस्तों भाग 2 का संबंध दोस्तों नागरिकता से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं आप एग्जाम का लेवल दोस्तों क्या रहा है। कौन नील आयोग का अध्यक्ष था, तो ये दोस्तों WS सीटनकर थे। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर भारत में नील विद्रोही की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी, जब स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। 1860 तक नील विद्रोह बंगाल के नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन 1860 में पेश किया था, जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव WS सीटनकर थे। नील आयोग ने सुझाव दिया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए तथा सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस आयोग का गठन 1860 में किया गया था। आपसे अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों इनमें से कौन सी जो ट्रॉफी है वो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों संतोष ट्रॉफी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों संतोष ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, जबकि दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों हाल ही में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी दोस्तों सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये तुहिन कांता पांडे को चुना गया है। ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तुहिन कांता पांडे। दोस्तों तुहिन कांता पांडे वित्त सचिव और IAS अधिकारी तुहिन कांता पांडे को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति से भी संबंधित दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 56 हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अनुच्छेद दोस्तों 56 दोस्तों ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। दोस्तों अगर देखें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी दोस्तों कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 56 में इसका जो उल्लेख है वो किया हुआ है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होंगी। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल दोस्तों 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की
पद्धति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आर्टिकल 53 में दोस्तों बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों संघ का दोस्तों जो कार्यपालिका शक्ति है वो दोस्तों सभी राष्ट्रपति में निहित होंगे। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, आर्टिकल 55 में दोस्तों जो निर्वाचन की रीति है वो दोस्तों बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। यह दोस्तों यह युद्ध 1761 में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों जो अब्दाली था उसकी दोस्तों इसमें विजय हुई थी। वहीं दोस्तों मराठों की इसमें दोस्तों पराजित हुई थी। बात करें दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। एवं द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच में हुआ, जिसमें दोस्तों अकबर की विजय हुई थी। वो दोस्तों तीसरा युद्ध हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है मराठे एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दाली की विजय हुई थी और दोस्तों मराठों की इसमें हार हुई थी। तो दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा यहां से क्वेश्चन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी। दोस्तों इसी को दोस्तों फ्लड क्रांति भी, इसको फ्लड रिवॉल्यूशन इसी को बोला जाता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी, तो ये दोस्तों गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुई। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, के अधीन गुजरात सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जैसे महत्वपूर्ण संस्थान दोस्तों स्थापित किए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर श्वेत क्रांति थी, तो इसका जनक माना जाता है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इनके दोस्तों जनक माना जाता है। वहीं दोस्तों ये तो गुजरात राज्य में यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये था ऑप्शन है हमारे आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला। तो ये दोस्तों ताजमहल था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया। यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। आगरा के किले का निर्माण 1565 ईस्वी में अकबर द्वारा कराया गया। वहीं दोस्तों लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तो ये दोस्तों सभी यहाँ पर फैक्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई। दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। यह भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस संगठन का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा देना तथा उनमें राजनीतिक चेतना फैलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो दोस्तों ये भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है।
ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची 2025 में भारत $75 बिलियन के बजट के साथ चौथा सबसे बड़ा रक्षा व्ययकर्ता है, जो वैश्विक शीर्ष 5 सैन्य व्ययकर्ताओं का 5.2% है। पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि दोस्तों $895 बिलियन के साथ है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को दोस्तों किससे जोड़ती है? सुएज नहर दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर के द्वारा जोड़ती है। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। दोस्तों सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। 1869 में बनकर तैयार यह नहर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है काली घाट पेंटिंग के लिए दोस्तों कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों वेस्ट बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। दोस्तों कलकत्ता के मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे, उन्हें काली घाट के चित्र कहा गया। इनमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं या सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? दोस्तों किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद या दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। तो ये था दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है, तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द किया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, जो निम्नलिखित है। इसमें दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता और एवं अखंडता आदि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वहीं अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको दोस्तों कोई भी बैच चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट जरूर करें। व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।